वेलकम टू एजू क्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं, तो हम पहले चैप्टर से और 8वां चैप्टर मैंने आपका जहां तक करा दिया है वहां से मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। ओके, तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके आए होंगे। आपको करना क्या है, इस टेस्ट सेशन को सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको बुला लीजिए और सबको शेयर कर दीजिए कि उनको बता दीजिए भाई जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से जल्दी आ जाएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, इस सेशन को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। ओके, और आपको ये भी बताना है कि लास्ट में कि आपने आज मैं आपसे 25 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। ओके, मैं समझता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही करेंगे। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, कंप्लीट वीडियो देखें, अच्छे लेक्चर्स लिए, ठीक है, वो आराम से 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी रिवाइज हो चुके हैं और जो मैंने रिवीजन क्लास लिए उसमें भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, शेयर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपको क्वेश्चन के साथ साथ करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे हैं आज, तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद अपना आंसर चूज करना है और मुझे बताना है कमेंट करके हर एक क्वेश्चन के बाद कि आपका जो आंसर है वो कौन सा सही है। ठीक है, आपको राइट आंसर है वो कमेंट करके बताना है। ओके, और आप हर बच्चे को ये बताना है, ये नहीं है कि कुछ लोग ही देख रहे हैं वो बता रहे हैं। जो भी बंदा लाइव सेशन में आया हुआ है हर को कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विटामिन बी, एक मिनट रुकिए अभी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना है विटामिन डी, जैसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, यानी कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइबोफ्लेविनोसिस की बात कर रहे हैं, रतौंधी, रिकेट्स और पेलेग्रा। तो आपको बताना है कि विटामिन बी की कमी से, विटामिन कौन सा, विटामिन डी दे रखा है। ठीक है, विटामिन बी नहीं है, विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, विटामिन से मैंने आपको कई बार कंप्लीट करवा दिए हैं और मैंने रिवीजन क्लास में भी पूरा जो पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया था, तब भी मैंने आपको विटामिन अच्छे से समझा दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिकेट्स। कौन सा रोग, रिकेट्स रोग होता है, वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन डी के बारे में मैंने आपको एक बात और बताई थी, यह एकमात्र ऐसा विटामिन होता है जो हमारे बॉडी में जनरेट होता है, स्किन में बनने वाला विटामिन होता है जो सूर्य की धूप से बनता है। ठीक है, इसके लिए रोग के लक्षण की बात करें तो उसमें क्या होते हैं कि पैरों की हड्डियाँ होती हैं वो मुड़ जाती हैं और उसके साथ साथ घुटने हैं वो पास पास आ जाते हैं। इसमें एक दे रखा है राइबोफ्लेविनोसिस, यह रोग होता है विटामिन बी2 की कमी से। तो विटामिन बी2 कहा जाता है राइबोफ्लेविन। इसमें क्या होता है, मुख के जो किनारे होते हैं या फिर होठों की जो त्वचा होती है वो फट जाती है और इसके साथ साथ मेमोरी में भी लॉस होता है। ठीक है, स्मृति में भी कमी आती है। अब बात करते हैं हम रतौंधी। तो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। और रतौंधी के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो विटामिन ए है वो जो यकृत होता है, लीवर होता है, उसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है, उसमें उसका निर्माण भी होता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ए है गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो इसकी कमी से जो रोग होता है रतौंधी, और रतौंधी से क्या होता है, प्रकाश में या फिर मतलब बोले तो कम प्रकाश में या फिर रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और बात करते हैं पेलेग्रा रोग की। तो पेलेग्रा होता है वो विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग होता है। तो विटामिन बी3 का नाम होता है नियासिन, जिसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा, यानी कि जीभ और त्वचा पर क्या पड़ जाती हैं, पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। अब एक विटामिन और रह जाती है विटामिन बी2, यानी कि थायमीन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है और हृदय की धड़कन, पेशियाँ एवं तंत्रिकाएँ कैसी पड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, एक विटामिन रह जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि स्कर्वी रोग होता है जिसकी कमी से, जिससे मसूड़ों में खून आना और त्वचा पर चकत्ते बनना जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट विटामिन है वो रिवाइज करवा दी हैं।
मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि अपना टेस्ट लेने का उद्देश्य जो पर्पज़ है वो यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर है वो बताया जाए, यानी कि आपको चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को लेकर बार बार रिवाइज करवा दी जाए। कि जिस प्रकार से आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आप क्या है, आपकी जो मेमोरी है वो शार्प हो जाएगी, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और आप इसे फिर भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, आपका रिजल्ट इससे काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फास्फोरस है वो किस खनिज तत्व के साथ मिलकर हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो क्या दे रखा है कि फास्फोरस के बारे में पूछा गया है कि यह किस खनिज तत्व के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कि फास्फोरस किसके साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर चल रहा है, पहले चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है। ठीक है, रिवीजन क्लास में भी आपका पहला चैप्टर है वो पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फास्फोरस होता है वह कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है, दांतों को और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन यानी कि लोह तत्व होता है। ठीक है, तो लोह तत्व में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है लोह तत्व पाया जाता है। इसी कारण जो ब्लड का जो कलर होता है कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने भी आपको कई बार बताया कि हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। बात करते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम एक ऐसा मिनरल्स होता है, ऐसा खनिज तत्व होता है जो सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह पेशीय एवं तंत्र का तंत्र आवेग संरचरण में भी काफ़ी अहम योगदान देता है। ठीक है, और तंत्र का संतुलन, पेशीय संतुलन, शरीर के संतुलन में ये काफ़ी सहायक होता है, और इसी तरह ही सोडियम भी कार्य करता है। ठीक है, हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो प्रभावित करता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रभावित करता है, इनकी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होता है, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गोइटर। ठीक है, ये तो हो जाते हैं हमारे खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स के बारे में हो जाता है। ठीक है, इनकी कमी हो जाती है तो खनिज कुपोषण का जो शिकार है वो व्यक्ति हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बाला या नारू रोग कौन सा, बाला या नारू रोग का रोगजनक कौन सा है। तो ये बाला या नारू रोग होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह राजस्थान में पहले पाया जाता था। कहाँ पर, राजस्थान में ये पहले पाया जाता था, और 2000 के बाद, कब, 2000 के बाद इसका कोई भी मरीज नहीं मिला। तो इसका जो रोगजनक है उसके बारे में आप बताइए। आपको 4 ऑप्शन रखे हैं, साइबेरिया मेडिनेसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, एडिज एजिप्टाई और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए कि बाला और नारू रोग का रोगजनक कौन सा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक कृमि होती है, मादा कृमि होती है, जिसका नाम होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। तो ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस की वजह से होता है बाला या नारू रोग। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको यही बता दिया है कि यह पहले राजस्थान में पाया जाता था और नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था इसकी रोकथाम के लिए, जिसके बाद सन 2000 के बाद इसका कोई भी मरीज नहीं मिला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे फटाफट। क्वेश्चन दे रखा है कि गोभी की सफ़ेदी, यह क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार दे दिया है। ये क्या, मैंने हर एक क्वेश्चन आपको कई बार दे दिया है, क्योंकि जब भी हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कंटेंट तो फिक्स है, आपका जो बुक का जो चैप्टर है उसमें जो डिटेल दे रखी है, कंटेंट दे रखा है वो फिक्स है, चाहे कितनी बार भी टेस्ट किया जाए क्वेश्चन आपके रिवाइज होने ही हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी बात है, बार बार क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनका आंसर आना चाहिए और आप उनको कभी भूल नहीं पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो गोभी की सफ़ेदी के लिए किस विलयन का छिड़काव किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और लेड तथा कॉपर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि गोभी की सफ़ेदी के लिए किस विलयन का छिड़काव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। गोभी की सफ़ेदी के लिए इसका कलर होता है वो करीब करीब वाइट ही होता है, यानी कि सफ़ेद होता है। तो गोभी का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, इसी कारण इस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का छिड़काव किया जाता है कि ताकि यह गोभी है वो साफ़ सुथरी और सफ़ेद हमें दिखने लग जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेड और कॉपर की। तो लेड और कॉपर होता है, इसके विलयन का छिड़काव किया जाता है ताकि जो फल हैं
सब्जियां हैं वो ताज़ा हमको दिखें, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो फोटोग्राफी में काम आता है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको आगे मैंने पहले बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है आपका यहाँ से। तो आपको बताना है, नहीं अभी चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन है मुख से लिया गया है, ठीक है। मुख से लिया गया है, दांतों से लिया गया है, दांतों से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन, तो ये चैप्टर नंबर 2 से ही ये क्वेश्चन आ जाता है। पाचन तंत्र की शुरुआत हो चुकी है। पाचन तंत्र का जो स्टार्टिंग होती है वो माउथ से होती है, मुख से होती है, और मुख में ही आते हैं दांत, ठीक है। मेरा थोड़ा ध्यान चला गया था गुटखा की तरफ। तो अच्छा, आपको एक बताना है, एक बात बताइए कि जो ज़्यादा गुटखा के सेवन से कौन सा रोग होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गुटखे के ज़्यादा सेवन से कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुटखा के ज़्यादा सेवन से होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे जो जबड़े की हड्डियाँ होती है वो मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं कि प्रत्येक जबड़े में, आपको बताना है कि प्रत्येक जबड़े में चबड़क दांत यानी कि मोलर जो टीथ होते हैं, मोलर टीथ, ठीक है, उनकी संख्या आपको बतानी है कि प्रत्येक जबड़े में यानी कि ऊपर वाले जॉ में यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ, इन दोनों में कितने कितने मोलर टीथ पाए जाते हैं। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना है। मोलर टीथ ना कि प्री मोलर टीथ, ठीक है। तो इनकी संख्या बताइए कितनी कितनी पाई जाती है। जो टोटल हमारे जो दांत होते हैं वो पाए जाते हैं 32। एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें 32 दांत पाए जाते हैं, और बच्चों में दांत पाए जाते हैं 20। कितने दांत पाए जाते हैं बच्चों में? बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। ये होते हैं दूध के दांत, जिन्हें अस्थायी दांत भी कहा जाता है। 32 दांत होते हैं, ये परमानेंट दांत होते हैं, ठीक है, स्थायी दांत उनको कहा जाता है। तो बताइए कितने कितने दांत होते हैं। तो चबड़क जो टीथ होते हैं, मोलर टीथ होते हैं, इनका प्रमुख कार्य होता है ये चबाने का कार्य किया जाता है, और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 6 और 6 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 6 दांत पाए जाते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले इंसीजर की। इंसीजर की कृंतक की बात करें तो वो पाए जाते हैं कितने? कृंतक पाए जाते हैं 2 कितने पाए जाते हैं? 2 कृंतक पाए जाते हैं। सॉरी, कृंतक पाए जाते हैं 4 कितने पाए जाते हैं? कृंतक 4 पाए जाते हैं। और जो रदनक होते हैं, रदनक कैनाइन होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर मांसाहारियों में विकसित होते हैं, वो पाए जाते हैं 2, ठीक है। उसके बाद प्री मोलर टीथ पाए जाते हैं 4, और मोलर टीथ पाए जाते हैं 6, ठीक है। और जो मैंने इंसीजर आपको बताए थे वो पाए जाते हैं 4। तो टोटल कर लीजिए, टोटल हो जाता है 32। कितना होता है? टोटल 32 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से दांत पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं दिखाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। सेशन को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करते रहिए, ताकि और लोग भी जुड़ सकें, और जब ज़्यादा लोग देखेंगे तभी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। एक टीचर के लिए ये ज़रूरी होता है कि यदि सामने वाला जो उससे कुछ सीख रहा है वो उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करे। और सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? केवल आप लोगों को वीडियो को लाइक करना होता है, और इसके साथ साथ आप विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे जितने भी भाई बहन हैं, आपके जितने भी भाई बहन हैं वो भी जुड़ सकें और वो भी आराम से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है कि मुख्य रूप से पित्त लवण है वो विटामिन का अवशोषण छोटी आंत के किस भाग के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको बताना है कि मुख्य रूप से पित्त लवण तथा विटामिन का अवशोषण छोटी आंत के किस भाग के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा भाग होता है जो केवल पित्त लवण और विटामिन के अवशोषण के लिए ही जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि पित्त लवण और विटामिन के अवशोषण का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत के जो जेजनम वाला पार्ट होता है, जिसे अग्र क्षुदांत भी कहा जाता है, अग्र क्षुदांत कहा जाता है, इसके द्वारा इसका अवशोषण नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका अवशोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे कहा जाता है क्षुदांत्र, यानी कि इलियम जिसको कहा जाता है। तो इलियम के द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है, किसका? बाइल साल्ट का, और विटामिन के अवशोषण के लिए यही जिम्मेदार होता है, ठीक है। बाकी अवशोषण है वो अग्र क्षुदान यानी जोजनम के द्वारा कर लिया जाता है, और ग्रहणी होती है वो उसका ऊपरला पार्ट होता है, यानी कि ऊपरी पार्ट होता है छोटी आंत का, या पहला पार्ट होता है छोटी आंत का वो ग्रहणी होता है, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट यही होता है।
इसमें इसके बाद आने वाला भोजन है वो अग्र क्षुदांत यानी जोजोनम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी जो बचता है बाइल साइट होते हैं यानी पित्त लवण और विटामिन का अवशोषण इस क्षुदांत के द्वारा कर दिया जाता है। ये जो अधांत्र आपको दे रखा है सीकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है अधांत्र सीकम, जो किससे जुड़ा रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्षुदांत्र यानी कि इलियम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग कम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। बताइए कि निम्न में से जो जठर रस होता है ये कौन कौन से एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। जो ये जठर रस होता है, जो ये जठर रस होता है, ये जठर रस होता है, ये होता है आमाशय। कौन सा? आमाशय रस होता है। ठीक है, यानी कि स्टोमक, ये स्टोमक जूस होता है। ठीक है, आमाशय रस होता है। तो जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, मुझे बताइए कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जठर रस में। जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताइए कि जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जठर रस में ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं वो जठर रस में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रिप्सिन की। ये ट्रिप्सिन की बात की जाती है तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो अग्नाशय रस यानी कि किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस यानी कि जो पेनक्रियाज होता है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन होता है, जब ट्रिप्सिन होता है वो छोटी आंत में भी पाया जाता है। ठीक है, एमिलेस की हम बात करें तो एमिलेस भी पाया जाता है अग्नाशय रस में, इसके साथ साथ ये लार ग्रंथि में भी पाया जाता है। ठीक है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन ये दो एंजाइम होते हैं। पेप्सिन और रेनिन ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं जठर रस के अंदर। तो पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। ठीक है, इसके अलावा रेनिन क्या करता है? यह दूध प्रोटीन को चेंज कर देता है, किसमें? पेप्टाइड में चेंज करता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से एमिलेज एंजाइम होता है, ये पॉलीसर्करा को किसमें बदलता है? माल्टोस में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि सिनेप्टिक नोब, नाम लिख रहा है आपको सिनेप्टिक नोब। तो सिनेप्टिक नोब होती है, ये संरचना किस में पाई जाती है? क्या ये न्यूरॉन में पाई जाती है, नेफ्रॉन में पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है, फिर हार्ट यानी कि हृदय में पाई जाती है? तो सिनेप्टिक नोब के बारे में बताइए कि ये संरचना किस में पाई जाती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि सिनेप्टिक नोब की संरचना होती है वो किस में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह पाई जाती है न्यूरॉन में। किस में पाई जाती है? यह न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है, मैं न्यूरॉन के बारे में आपको बताया था। न्यूरॉन की संरचना मैंने आपको इस प्रकार से कुछ बना के बताई थी, इस प्रकार से कुछ न्यूरॉन की संरचना मैंने आपको बना के बताई थी। ठीक है, ये तो होता है न्यूक्लियस, ये पार्ट होता है बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, और एक होता है दुर्माक्ष, एक होता है तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर जो घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, यह घुंडीनुमा संरचना होती है सिनेप्टिक नोब का कार्य करते हैं। ठीक है, ये होती है एक न्यूरॉन की संरचना। हम नेफ्रॉन की बात करें तो न्यूरॉन की पहले बात करते हैं। तो न्यूरॉन्स होते हैं वो किसी भी नर्वस सिस्टम का, कौन सा? नर्वस सिस्टम की प्रमुख इकाई होती है, यानी कि नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक है, बात करते हैं नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन जो यूनिट होती है वो होती है किसकी? रीनल की, यानी कि किडनी की। ठीक है, और फेफड़े के बारे में आपको पता ही है, 2 लंग्स पाए जाते हैं एक जोड़ी में। हार्ट के बारे में आपको कई बार बता दिया है। ठीक है, हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है और ब्लड को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। आप सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्वेश्चन का जवाब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देते रहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को जो रिवीजन क्लास है वो चल रही है वो कैसी लग रही है? ठीक है, कुछ उसमें ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, अच्छा लगता है नहीं लगता? रिवीजन क्लास में बार बार आपको रिवाइज करने में कैसा लगता है? मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको रिवीजन क्लास है वो कैसी लग रही है। क्या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो मुझे आप कमेंट करके बताइए एक बार। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या करना है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बताते रहिए, मैं देखता रहूँगा। आपको बताना है कि निम्न में से जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है, एड्रीनलिन हार्मोन का संश्लेषण होता है वो किस ग्रंथि यानी कि किस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है? आपको बताना है एड्रीनलिन हार्मोन का संश्लेषण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि,
अग्नाशय और अधिवृक्क। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए कि एड्रिनलिन हार्मोन है किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। इस अधिवृक्क ग्रंथि का नाम होता है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन ग्लैंड इसको कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है किडनीज के ऊपर। कहाँ पर? ये दोनों किडनीज के ऊपर पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है, दोनों किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। ठीक है, ये भी एक जोड़ी में होती है। हम अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय एक मिश्र ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। ये हार्मोन भी स्रावित करती है और ये एंजाइम भी स्रावित करती है। ठीक है, हार्मोन होते हैं इसके इंसुलिन ग्लूकागन, जो होते हैं ब्लड शर्करा को, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावण करती है, और जो थाइमस ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। किसके? थाइमोसिन। ठीक है, ये थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है वो पैराथायराइड हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, सॉरी, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, शायद आपको कट गया है थोड़ा बहुत, मैं इसको वापस से नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा होगा सही? अभी भी नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, जूम थोड़ा कम कर लेता हूँ। जूम, ओके, जूम आउट कर लिया है मैंने थोड़ा सा, अभी आपको सही दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए थोड़ा सा और सेट करके देखते हैं इसको, क्या ये सही होता है? ओके, अभी ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि किसी भी एक जो कैरेक्टर होता है, एक लक्षण होता है, उसको कंट्रोल करने वाला किसी भी जीन का जो दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। चार ऑप्शन दे रखे आपको, सम युग्मजी, विषम युग्मजी, युग्म विकल्पी और लक्षण प्रारूप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनको कहा जाता है युग्म विकल्पी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है, यानी कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे कि एक लक्षण हम लेते हैं टॉल, क्या ले लिया? लंबे, एक लंबाई का हमने लक्षण ले लिया। ठीक है, तो युग्म विकल्पी कैसे हो सकते हैं? लंबाई के लक्षण में एक तो हो सकता है बोल सकते हैं लंबा हो सकता है, ठीक है, और दूसरा हो सकता है बौना। तो ये टॉल का मतलब हम सोच सकते हैं कि ऊंचाई। ठीक है, एक तो ऊंचाई में लंबा है, एक ऊंचाई में बौना है, तो ये दो लक्षण हो गए। कितने लक्षण हो गए? दो लक्षण हो गए। तो ये एक लक्षण क्या होता है? एक लक्षण है ऊंचाई, और इस ऊंचाई के दो लक्षण बनते हैं, यानी कि दो विपर्यासी स्वरूप बनते हैं। एक तो बनता है लंबा, एक बनता है पौना। ठीक है, तो ये बनते हैं युग्म विकल्पी के अंदर। यदि ये युग्म विकल्पी होते हैं, इन युग्म विकल्पी के जो दोनों कारक होते हैं वो समान होते हैं, तो वो कहलाता है सम युग्मजी, और असमान होते हैं तो वो कहलाता है विषम युग्मजी। और हम बात करते हैं लक्षण प्रारूप की, तो लक्षण प्रारूप होता है वो ये बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि बाह्य प्रतीति, जैसा बाहर से दिखाई देता है कि बाहर से कैसा है, बाहर से वो लंबा है, चाहे वो उसमें बौनेपन का भी गुण हो, लेकिन प्रभावी लक्षण लंबा होगा तो लंबा ही दिखेगा। ठीक है, तो वो कहलाता है लक्षण प्रारूप। और उसकी जीनी संरचना का अध्ययन करें, ठीक है, उसके जीन्स की यदि संरचना को हम देखें तो वो कहलाता है जीन प्रारूप, यानी कि जीनोटाइप। और लक्षण प्रारूप को इंग्लिश में कहा जाता है फेनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। आपको बताना है कि किसी भी एक प्रतिरक्षी में प्रत्येक भारी श्रृंखला कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक भारी, आपको याद रखना है कि प्रत्येक भारी किसकी बात करें? एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी मैंने आपको बताई थी। हल्की और भारी श्रृंखलाओं के बारे में आपको बताया था कि दो भारी श्रृंखला होती हैं, दो हल्की श्रृंखला होती हैं, ये निर्माण करती हैं एक प्रतिरक्षी का। तो एक भारी संरचना होती है वो कितने अमीनो अम्ल से बनकर बनी होती है? कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है? और अमीनो अम्ल होते हैं वो निर्माण करते हैं प्रोटीन का। किसका निर्माण करते हैं? वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि 440 अमीनो अम्ल। कितने अमीनो अम्ल? 440 अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक भारी जो श्रृंखला होती है वो 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार से जो प्रत्येक हल्की श्रृंखला होती है, कैसी? प्रत्येक हल्की श्रृंखला होती है वो 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। और ये भारी और हल्की संरचना ही निर्माण करते हैं किसका? एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी की शेप होती है, कैसी होती है? बाई आकार की एंटीबॉडी की शेप होती है। ओके, अब देखते हैं 417 क्या है। तो 417 है वो आरएच कारक, आरएच होता है, आरएच जो एंटीजन होता है, एंटीजन यानी कि आरएच जो कारक होता है वो 417 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां। देखिए कितना अच्छा होता है टेस्ट सेशन में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और इसके साथ साथ जितने भी फैक्ट होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मृत्यु के कितने घंटों के भीतर शरीर को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है। यानी कि यदि किसी भी आदमी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी आँखों को कब तक दान में दिया जा सकता है, यानी कि उसकी आँखें हैं वो कब तक सही रह सकती हैं। जो किसी दूसरे व्यक्ति की यदि बॉडी में वो ट्रांसप्लांट कर दी जाए, आंखों के स्थान पर उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, तो उसकी आंखें वो सही सलामत काम करेंगी। ठीक है, तो इसकी अवधि पूछी गई है, इसका ड्यूरेशन पूछा गया, तो कितना वो टाइम लगना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, जब मैंने आपको अंगदान यानी कि ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक ऑर्गन डोनेशन का एक टाइप हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, आप पहले देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर या 6 से 8 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 8 घंटे के अंदर किसी भी जो व्यक्ति की जो आइज होती है, क्या होती है? किसी व्यक्ति की जो आइज होती है इनको डोनेट किया जा सकता है यदि उसकी डेथ हो जाती है तो। ओके, और हम एक बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अंगदान दिवस, कौन सा? अंगदान दिवस यानी कि ऑर्गन डोनेशन डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। ठीक है, इसके बारे में भी आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहता है? देखिए, आपको बताना है कि निम्न में से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको बताना है। किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। कौन सा होगा? NH4Cl होगा, NH पर OH होगा, या H2SO4 होगा, या फिर HCl होगा। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अमोनियम क्या होता है? NH4। हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको बताया था, इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH होना चाहिए, तो ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी NH पर OH, इसे कहा जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4Cl की हम बात करते हैं। NH4 तो क्या हो गया? अमोनियम, और Cl क्या हो गया? क्लोराइड, तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। अब H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl होता है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के बारे में मैंने आपको बताया था, इसे कहा जाता है अम्लों का राजा, यानी कि किंग्स ऑफ एसिड इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बात सोच लीजिए कि NH पर OH होता है, ये कैसा होता है? NH पर OH होता है एक दुर्बल क्षार होता है। कैसा? एक दुर्बल क्षार होता है। ओके, और जो NH4Cl होता है ये एक दुर्बल लवण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बाकी के H2SO4 और HCl ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि pH स्केल, ठीक है, pH स्केल की जो खोज की गई थी, ये किस वैज्ञानिक ने pH स्केल को बनाया था, इसके बारे में आपको बताना। तो आपके लिए ऑप्शन दे रखे जॉन लुइस, आर्रेनियस, सोरेनसन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता होना चाहिए और बहुत सारे कमेंट मुझे दिखने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं करते हो, परफेक्ट तैयारी करके नहीं आते हो। कुछ ही बच्चे हैं जो अच्छे से तैयारी करके आते हैं। मैंने आपको
मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, मैंने आपको कल सुबह भी बताया था, उसके बाद लाइव सेशन में भी मैंने आपको बोला था, कई बार मैंने आपको अच्छे से समझाया था, बोला था कि आप लोग को अच्छे से तैयारी कर, क्या नहीं है 1 से 8 तक का मैं आपका जो चैप्टर दे रखे हैं उनका मैं आपके टेस्ट लेने वाला हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देने होने, ठीक है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएच स्केल की जो खोज की गई थी अभी पीएच स्केल को जिस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, और ये बनाया गया था सोरेनसन के द्वारा। इसको बनाया गया था किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा इसको बनाया गया था, और करीब 1908 में शायद बनाया गया था, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। थोड़ा बहुत यदि कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देना, ओके। चलिए, और इस जॉन लुइस के बारे में तो आपको पता ही है किसने किसकी कल्पना दी थी। इसने इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल और क्षार, एसिड और बेसिक की संकल्पना दी थी, थ्योरी दी थी, ठीक है। आरएनएस ने भी दी थी किसके आधार पर? OH माइनस के आधार पर, हाइड्रोक्सिल आयन के आधार पर, या फिर H प्लस आयन के आधार पर इसने दी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल होता है वो इस प्रकार से, एक स्केल होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक चलता है, ठीक है। बीच में होता है 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो बन जाते हैं एसिड, ठीक है, और 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बनते हैं बेस, ठीक है। 14 पर होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और 0 पर होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां कहता है कि धावन सोडा, देख लीजिए नाम देख लीजिए, धावन सोडा में कितने अणु क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं? कितने अणु क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलन जल के बारे में मैंने आपको कई बार बताया था कि क्रिस्टलन जल क्या होता है, यानी कि डॉट लगा के यदि जितने H2O लिख दिए जाते हैं तो ये होता है क्रिस्टलन जल। चाहे वो 10 लिखें, चाहे वो 5 लिखें, चाहे वो 8 लिखें, चाहे वो कितने भी लिखे जाएं, वो सारे के सारे क्रिस्टलन जल के अणु पाए जाते हैं। धावन सोडा में आपको बताना है कि क्रिस्टलन की कितने जल के अणु होते हैं वो क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। तो धावन सोडा का यदि आपको फॉर्मूला पता है तो ही आप इसको कर सकते हो। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? धावन सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। किसको कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। धावन सोडा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने जल के अणु लगे रहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट के साथ होते हैं वो 10 अणु होते हैं जल के, वो क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला पूरा बन जाता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। और हम 5 की बात करें कि 5 जो जल के अणु पाए जाते हैं वो कॉपर सल्फेट में पाए जाते हैं, नीला थोथा में पाए जाते हैं, और 24 जो क्रिस्टलन जल के रूप में जो अणु पाए जाते हैं वो फिटकरी में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी होती है? तो आपको बताना है क्या वो उत्क्रमणीय विधि होती है, क्या वो अनुत्क्रमणीय होती है, क्या वो प्रत्यक्ष विधि होती है, और क्या वो अनुमान विधि होती है, ठीक है। अनुमान विधि, और अनुमान विधि को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड उसको कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करने की जो विधि होती है वो अनुमान विधि होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड उसको कहा जाता है, ठीक है। अनुमान विधि के द्वारा ही हम संतुलित करते हैं। इसमें हम किसको छोड़ देते हैं? इसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। उसके अलावा आने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनका संतुलन पहले किया जाता है। जैसे कि कार्बन का संतुलन करना तो पहले कार्बन का कर देंगे, उसके बाद हम कर देंगे हाइड्रोजन का कर देंगे, उसके बाद हम कर देंगे ऑक्सीजन का संतुलित कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह विधि काम करती है, ठीक है। इसके द्वारा ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, और रासायनिक समीकरण होता है वो संतुलित होना आवश्यक होता है, ठीक है। मैंने आपको रासायनिक जो समीकरण है वो संतुलित करना बताया था। केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से क्या कहते हैं बैलेंस किया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको मैंने कई बार बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको बताना है कि ये रिएक्शन है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, ये किसका एग्जांपल है। तो 17 में कहता है कि किस रासायनिक अभिक्रिया का यह उदाहरण है। कौन सी दे रखी है? Zn प्लस कॉपर सल्फेट, यानी कि Zn प्लस CuSO4 से बनता है ZnSO4, और उसके साथ में कॉपर होता है वो अपक्षेपित हो जाता है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, आपको बताया भी था कि ये रिएक्शन
किसके कारण होती है और क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन, विस्थापन अभिक्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेस होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कि इसमें जो जिंक होता है वो कॉपर को तो डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, और कॉपर हो जाता है अपक्षेपित भार, और इसकी जगह खुद आकर बैठ जाता है कौन, जिंक। तो ये बन जाता है ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाता है, और कॉपर होता है वो अपक्षेपित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जिंक है वो इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक होता है वो एक श्रेणी होती है जिसका नाम होता है सक्रियता श्रेणी, और इस सक्रियता श्रेणी में जो जिंक होता है वो ऊपर पाया जाता है, किससे, कॉपर से पाया जाता है, यानी कि कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होता है जिंक, यानी कि जस्ता। इसी कारण यह कॉपर यानी तांबे को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद आके बैठ जाता है। इस प्रकार से विलयन में कॉपर होता है वो अपक्षेपित हो जाता है। तो ये अब क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस सक्रियता श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले जो तत्व होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं बजाय हाइड्रोजन के नीचे आने वाले तत्वों से। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपको बताना है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है उसकी जो क्रियाशीलता होती है, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसमें वृद्धि करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अपचायक, उत्प्रेरक, बेस, ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी कि ऑक्सीकारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को में वृद्धि करने वाले क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर तो उसमें दे ही नहीं रखता है, तो ये कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ये गलती से रह गया है, ये सोच लीजिए कि यहाँ पर विष नहीं है, यहाँ पर क्या है, वर्धक है। यदि वर्धक होता है, उत्प्रेरक वर्धक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और यदि किसी भी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं उत्प्रेरक विष। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो किसी भी अभिक्रिया की वेग में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। बात करते हैं ऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका खुद का तो होता है अपचयन, क्या होता है, जिनका खुद का तो होता है अपचयन, और वो दूसरी को कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इनका खुद का होता है अपचयन, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और खुद बन जाते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, इसी प्रकार से अपचायक कौन से होते हैं, ये दूसरे का करते हैं क्या, ऑक्सीकरण, ठीक है, और खुद हो जाते हैं अपचय, तो ये कहलाते हैं अपचायक कहलाते हैं। ठीक है, अपचायक ये कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने शायद आपको पिछली बार बता दिया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत यानी कि पहली जो एटॉमिक थ्योरी दी गई थी वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बर्जीलियस, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कि परमाणु सिद्धांत यानी कि पहली जो एटॉमिक थ्योरी दी गई थी, कौन सी एटॉमिक थ्योरी दी गई थी पहली, तो किसके द्वारा दी गई थी। तो वो दी गई थी जॉन डाल्टन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन के द्वारा पहली एटॉमिक थ्योरी दी गई थी, पहली परमाणु सिद्धांत दिया गया था। जे थॉमसन के द्वारा क्या किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा पहला, आपको याद रखना है, जे थॉमसन के द्वारा पहला परमाणु मॉडल, जे थॉमसन के द्वारा पहला परमाणु मॉडल दिया गया था। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सबसे पहले प्रयोग किए थे अल्फा किरणों पर, और उसने बताया था कि न्यूक्लियस के बारे में। और न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, अंदर से पॉजिटिव वाला भाग होता है, इसके जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। और इसी ने बताया था कि जो परमाणु होता है उसकी जो रेडियस होती है, उसका जो डायमीटर होता है, उसका डायमीटर होता है 10⁻⁻10 होता है, मीटर होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है तो उसका होता है 10⁻15 होता है, 15 मीटर होता है। ये इसने बताया था। बर्जीलियस ने बताया था जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में, ये मैं आपको बता दिया था कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। इसने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवधारियों से प्राप्त किया जा सकता है,
उनको किसी भी लैब में सिंथेसिस नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। तो ये बताया था बर्ज़िलियस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका बोरॉन किस तत्व को नाम दिया गया था। तो मेंडलीव ने एका बोरॉन किस तत्व को नाम दिया गया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन और स्कैंडियम। मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों के बारे में भी स्पष्टीकरण किया था जिनकी पहले खोज नहीं हुई थी। तो उसने नाम दिया था एका बोरॉन, और दूसरा का नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, और तीसरे का नाम था एका सिलिकॉन। ठीक है, तो एका बोरॉन जो तत्व का था उसकी जो बाद में खोज हुई तो उसका क्या नाम पड़ा, तो इसका मुझे आंसर बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसको कहा जाता है स्कैंडियम, उसको कहा गया, यानी कि एका बोरॉन का जो नाम था वो स्कैंडियम बना। तो एका बोरॉन है वो स्कैंडियम कहा जाता है, और एका एल्युमिनियम की बात करें तो एका एल्युमिनियम हुए वो गैलियम बना। इसी प्रकार से एका सिलिकॉन था वो बना, आपको याद रखना है क्योंकि वो बना जर्मेनियम। ठीक है, ये इस प्रकार से मेंडलीव के द्वारा दिए गए थे। इन तत्वों की खोज पहले नहीं हुई थी, लेकिन इनके गुणों के बारे में पहले स्पष्टीकरण उसने कर दिया था कि यहाँ पर ऐसे तत्व आने वाले हैं, और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही साबित भी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आपको बताना है कि किसी भी जो पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी में किसी वर्ग में, यानी कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी कि टॉप एंड डाउन पर करने पर परमाणु के आकार यानी कि परमाणु की साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या परमाणु का आकार घटता है, क्या परमाणु का आकार बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताइए कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु का आकार है ऊपर से नीचे यानी टॉप एंड बॉटम जाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखिए ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, n के मान में भी परिवर्तन आता है, तो n का मान भी बढ़ता है। ठीक है, n का मान बढ़ गया, इसके साथ साथ क्या होता है, परमाणु क्रमांक का मान भी बढ़ता है, यानी कि z का मान भी बढ़ गया। ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक का मान भी बढ़ता है, तो परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है और n का मान बढ़ता है, तो इसके कारण इफेक्टिवली, ठीक है आपको याद रखना है, इफेक्टिवली जो परमाणु, ठीक है, नाभिकीय आवेश होता है, परमाणु नाभिकीय आवेश होता है, इसके मान में क्या आती है, कमी आती है। तो इफेक्टिवली जब इसके मान में कमी आती है तो क्या होता है, परमाणु की साइज है वो बढ़ती हुई चली जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि परमाणु नाभिकीय आवेश के मान में कमी आती है। तो आखिर परमाणु नाभिकीय आवेश क्या होता है, यह नाभिक के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन से और बाहरी कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल होता है, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। यदि ये नाभिकीय आकर्षण बल यदि कम होता चला जाएगा, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा, तो प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर लगने वाली जो बल होती है उसकी सामर्थ्य भी काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में जाने लगेंगे और जो उसका जो आकार है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और एक बात आपको ये याद रखनी है, यदि किसी भी आवर्त की हम बात करें, यदि पीरियड की बात करें, तो उसमें बाएं से दाएं जाने के, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर उसमें क्या होता है, परमाणु का जो साइज होता है, एटम का जो साइज होता है, उसमें क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए आपको बताना है कि निम्न में से कार्बन की ज्यामिति किसके समान होती है, यानी कि कार्बन की ज्योमेट्री के बारे में पूछा गया कि ये किसके समान होती है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या वो षटकोणाकार होती है, क्या वो समचतुष्फलकीय होती है, क्या वो त्रिकोणाकार होती है, उनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइए कि आखिर जो कार्बन की ज्यामिति होती है वो किस प्रकार से होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन की जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है, यानी कि रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन की तरह होती है। इसमें क्या होता है कि कार्बन होता है वो मध्य में पाया जाता है और कार्बन अपनी चारों संयोजकता की पूर्ति करता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्यों बनाता है हाइड्रोकार्बन। और ये होती है CH4 की शेप। तो CH4 की जो शेप होती है वही कार्बन की ज्योमेट्री कहलाती है। ठीक है, CH4 कहा जाता है मेथेन को। और इसमें जो बंद कोण का मान होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें बंद कोण का मान होता है। कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ये कुछ कार्बन के बारे में मैंने आपको
अच्छे से समझाया था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन और जो हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, इनके हमने नोमेनक्लेचर पढ़े थे। इसमें जो प्रमुख है IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, यानी कि IUPAC नामकरण पद्धति होती है, ठीक है। तो मैं आपको समझाया था कि एन, इन और आयन किस प्रकार से हम अनुलग्न लगाते हैं, पूर्व लगन हम किस प्रकार से लगाते हैं, कि एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है 23 क्वेश्चन, निम्न में से आपको बताना है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मार्स गैस मैंने आपको किस में बताया था, मार्स गैस मैंने आपको बताया था रूढ़ पद्धति में, ठीक है। तो रूढ़ पद्धति में मार्स गैस किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से समझाया था कि मार्स क्या होता है। मार्स होता है दलदली भाग। कौन सा भाग, दलदली भाग, यानी दलदली स्थान को मार्स कहा जाता है और दलदली स्थान पर पाई जाती है गैस, इसी कारण इसका नाम पड़ा मार्स गैस। तो इसका नाम होता है क्या, CH4। तो CH4 किसका नाम होता है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लग जाते हैं, यानी कि एक कार्बन के साथ होता है एक कार्बन, मतलब एक होता है हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, इस प्रकार से होता है। यानी कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो ये बनता है एक कार्बन मैथ और प्लस एन, यानी कि मैथेन। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कास्ट स्प्रेड के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था, कास्ट स्प्रेड के बारे में मैंने आपको बताया था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस अपने टेस्ट सेशन का, और लास्ट टाइम चल रहा है। जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। थम्सअप करिए, तो आप क्या करना है, थम्सअप करना है। थम्सअप का मतलब कि आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, जितने बच्चे देख रहे हैं कम से कम उससे ज़्यादा लाइक होने चाहिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बुलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बताओ कि भाई टेस्ट सेशन चल रहा है, किस प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। रेगुलरली फ्राइडे को टेस्ट लगता है, ठीक है। केवल पिछले फ्राइडे को मैंने मिस किया था, क्योंकि इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि मैं इस फ्राइडे आपका पहले चैप्टर से 8वां चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और इसका मैं आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो वो हम कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि हीरा में कार्बन के मध्य बंध लंबाई कितनी होती है, ठीक है। कार्बन के मध्य बंध लंबाई आपको बतानी है हीरा में, किसमें, हीरा में आपको बतानी है। तो हीरा भी समचतुष्फलकी की ज्यामिति का निर्माण करता है, इस प्रकार से समचतुष्फलकी की ज्यामिति का निर्माण करता है हीरा भी, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो हीरा होता है उसमें कार्बन की मतलब जो बंध लंबाई होती है वो कितनी होती है। इसमें हीरा क्या होता है कि इसमें एक कार्बन होता है वो 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें बंध लंबाई पूछिए, यानी कार्बन और कार्बन के मध्य कितनी बंध लंबाई होती है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। 1.54 एंगस्ट्रॉन कहा जाता है इसको, एंगस्ट्रॉन, ठीक है। 1 और 1 एंगस्ट्रॉन में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, ये भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि 1.54 एंगस्ट्रॉन कार्बन की मध्य बंध लंबाई होती है। और ये भी आपको याद रखना है कि 1.40 एंगस्ट्रॉन कार्बन के मध्य जो बंध लंबाई होती है वो होती है C60 फुलरीन में, किसमें, C60 फुलरीन में ये लंबाई पाई जाती है, जिसके कहा जाता है बकमिस्टर फुलरीन इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो नाम दिया गया था बकमिस्टर फुलर एक वास्तुकार थे, उनके ऊपर दिया गया था अमेरिका के, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो होती है फुटबॉल के समान, इसी कारण इसको कहा जाता है बकी बॉल कहा जाता है। इसमें 32 फलक पाए जाते हैं, जो होते हैं 20 करके और 12 करके, यानी 20 होते हैं षटकोणीय और 12 होते हैं पंचकोणीय, ठीक है। या आपको याद रखना है। और हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, वो एक तरह से कंडक्टर होता है, यानी कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण वो चालक की तरह व्यवहार करता है। और जो हीरा होता है वो अचालक होता है, यानी कि कुचालक की तरह व्यवहार करता है, वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट होता है कंडक्टर होता है। और जो फुलरीन होता है इसको यदि अधिक ताप पर देखा जाए तो ये सुपर कंडक्टर होता है, यानी कि ये अति चालकता की तरह व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टेस्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्राकृतिक रबर को इसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर होता है वो किससे प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया था कि एक वृक्ष किससे, ये हो जाता है एक वृक्ष। तो एक वृक्ष हो गया, इस वृक्ष में जब हम कट लगाते हैं तो इससे निकलता है दूध, यानी कि जिसे कहा जाता है क्षीर कहा जाता है,
रबड़ चीज इसको कहा जाता है, और इस रबड़ चीज को कहा जाता है लैटेक्स कहा जाता है। और इस लैटेक्स में जब एसिटिक अम्ल को मिला दिया जाता है तो ये ठोस रूप में बन जाता है, और इससे निर्माण होता है प्राकृतिक रबड़ का। लेकिन यह रबड़ होता है वो इसकी कम सामर्थ्य होती है, यानी कि इसमें डक्टिलिटी भी कम होती है, इसकी तनन सामर्थ्य भी कम होती है, और इसमें इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता भी इसकी काफ़ी कम होती है। इसी कारण इसको किसके साथ गर्म किया जाए ताकि इसकी सामर्थ्य में, इसकी ड्यूरेबिलिटी में काफ़ी फर्क पड़ जाता है, इसकी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फर इसे कहा जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सल्फर इसे कहा जाएगा। तो सल्फर को जब प्राकृतिक रबड़ के साथ गर्म किया जाता है तो ये प्राकृतिक रबड़ होता है, ये काफ़ी अच्छा प्रत्यास्थ हो जाता है, इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है, तनन सामर्थ्य इसकी बढ़ जाती है, और यह कम घिसने वाला बन जाता है, और यह क्रिया कहलाती है बल्कनीकरण। बल्कनीकरण यह क्रिया कहलाती है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है बल्केनाइजेशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एडिपिक अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एडिपिक अम्ल हेक्सामेथिल डाइएमीन के संघनन से, इसका नंबर होता है नायलॉन 66 का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज आपका ये टेस्ट सेशन है वो ख़त्म हो चुका है। 25 क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और बीच बीच में से मैंने शानदार क्वेश्चन बनाए, और इतने ऐसे भी क्वेश्चन नहीं थे कि आप में से ज़्यादातर लोग इसको कर पाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ ही लोग होंगे जो 25 के 25 क्वेश्चन कर पाएंगे, और वही बंदे होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, यानी कि उन्होंने हर एक वीडियो को अच्छे से देखा है, हर एक उन्होंने क्लास को अच्छे से अटेंड किया है, बिल्कुल सीरियसली उन्होंने पढ़ाई की है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, बार बार रिवाइज किया है, हर एक टेस्ट सेशन को उन्होंने अटेंड किया है, तो वो ही ला सकते हैं 25 में से 25। ठीक है, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं सभी हमारे जैसे हैं, यानी कि सभी एक समान हैं, और सबके नंबर आने चाहिए 25 में से 25। तो आपको सबको टारगेट बनाना है कि जब भी आपका टेस्ट सेशन हो आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया करो, बार बार रिवाइज करने की कोशिश किया करो, ताकि परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी रहेगी। और अभी आप मेरे को बताओगे और सही सही बताओगे कि आपने से 25 में से कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जितनी आपको मेहनत कर रहा हूँ क्या आप लोग भी उसी के अकॉर्डिंग मेहनत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपकी कोई कमी है, यदि आप कहीं से भी कोई गलती कर रहे हैं तो मुझे बताइए। आपसे यदि तैयारी नहीं हो पा रही तो भी मुझे बताइए। यदि आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में तो भी मुझे आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बहुत रास्ता बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, बिल्कुल आपका मोटिवेट करूंगा, मोटिवेशन क्लास भी मैं आपको चलाऊंगा। बहुत आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आखिर जीना क्या होता है, जिया कैसे जाता है, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके। लेकिन आपका पहला काम है कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, कि शानदार आपको पढ़ाई करनी है। शानदार आप पढ़ाई करोगे आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती जाएगी, नॉलेज आपकी ज़्यादा होगी तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई कि मेरे को सब कुछ आता है, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज है, कोई भी आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जिससे सामने वाले पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, उसको भी लगता है कि बच्चा है वो काफ़ी होशियार है, अच्छे से पढ़ाई करता है। ठीक है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अपना हर एक बच्चा है, अपना जो भी सारे स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्मार्ट होने चाहिए, सारे के सारे होशियार होने चाहिए, उनकी नॉलेज भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसका तो आपको पता चल ही जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे। और रही बात, लड़के पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होंगे, सिलेबस का क्या है, मैंने आपको ये एक बात क्लियर कर दी है कि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जो होगा सबको पता चल जाएगा। तो आपका काम क्या है, पढ़ना है, तो आपको पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अभी इसके बाद आपका जो मैथ का सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एसएसटी और संस्कृत की क्लास है वो कुछ टाइम के लिए नहीं हो पाएंगे, तो कोई बात नहीं, उसकी जगह मैं आपका लाइव सेशन ले रहा हूँ। तो आपकी क्लास है वो रिवाइज करवा रहा हूँ, और इसी प्रकार से मैं रिवाइज करवाता रहूँगा, जबकि आपकी पूरी क्लास है वो हम करंट पोजीशन पर नहीं पहुँच जाते। ओके, इंग्लिश की क्लास कल नहीं हुई थी, लेकिन आज इंग्लिश की क्लास होगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, और नोट्स की बात लोग करते हैं कि नोट्स में क्या करना है, तो नोट्स का देखो ऐसा है कि नोट्स के लिए बारे में मैंने आपको बता दिया था, या तो आज शाम तक, आज नहीं तो कल आपको नोट्स है जो भी रह गए वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको नोट्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जो लोग ये कमेंट करके बोलते हैं कि किसी पुरानी वीडियो के लेकर ये बोलते हैं कि सर इसके नोट्स कहाँ हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि पहले चैप्टर का 6वां पार्ट है और दूसरे चैप्टर का एक पार्ट है जिसमें मैंने पाचन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में आपको लास्ट वाला बताया था। ठीक है,
तो जैसे उसमें बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कहाँ पर बनता है, ठीक है, रेनिन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पर बताया था। ओके, तो परेशान नहीं होना है, उन 2 क्लासों की आपकी पीडीएफ नहीं है, बाकी हर एक साइंस की क्लास की पीडीएफ है, पिछली 2-3 क्लासों की पीडीएफ भी नहीं है, बाकी हर एक साइंस की क्लास की पीडीएफ है और वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यानी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है, उस जो पढ़ाने से रिलेटेड जो भी पढ़ाया गया, जो भी टॉपिक उसमें पढ़ाया गया, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना उस क्लास में पढ़ा दिया गया उसी के अकॉर्डिंग उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल के नीचे ब्लू कलर की जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उससे आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैंने हैंड राइटिंग में अच्छे से काफ़ी मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से उनको बार बार रिवाइज कीजिए। ये नहीं है कि आपने नोट्स बना लिए, लिख लिए, कॉपी कर ली, बस कुछ नहीं, पढ़ना नहीं है, पढ़ना है तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, आप उसको अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। ओके, चलिए अपना टेस्ट सेशन ये ख़त्म करते हैं। ओके, तो इस टेस्ट सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और जो लोग अभी अभी चैनल के साथ जुड़े हैं या जो लोग नए कैंडिडेट आए हैं उनको क्या करना है, चैनल को लाइक तो करना ही है वीडियो को, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी अब मंडे को। वैसे आज की जो क्लास है वो इसके बाद होगा अपना जो लाइव सेशन भी होने वाला है, ठीक है, उसके बाद आज आपकी इंग्लिश की क्लास भी है, और उसके बाद तो अपना जो एक काम बताइए, मैं एक काम वो करता हूँ, जैसे अपनी सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है, तो मैं सैटरडे और संडे को भी आपका लाइव सेशन लेने वाला हूँ, वही रिवीजन क्लास है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सैटरडे और संडे को भी आप लोग 12 बजे आना मत भूलना, यानी कि हम दोपहर 12 बजे सैटरडे और संडे को भी आपकी क्लास लेंगे, लाइव सेशन में आपका लूँगा, तो आपको वो क्लास है वो भी आपको अटेंड करनी है। ठीक है, यानी कि आपकी ये रेगुलर क्लास है, केवल वही मंडे टू फ्राइडे है, लेकिन अपनी जो लाइव सेशन है वो अपना वो कंटिन्यू चलेगा सातों के साथ, यानी कि पूरे वीक आपका वो चलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।